ये अपना टर्माइट का दूसरा वीडियो है। और पहले वीडियो के अंदर अपन ने टर्माइट का क्लासिफिकेशन यानी कौन से ऑर्डर में आती है, कौन कौन सी इसकी इम्पोर्टेंट फैमिलीज होती हैं और एक कॉलोनी में कौन कौन सी कास्ट होती है उसके बारे में पढ़ा। अब अपन बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की, टर्माइट कहाँ कहाँ पाई जाती है। अपन ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था टर्माइट है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, लगभग पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर। और अभी स्टार्टिंग में भी बात की थी, दे लिव्स इन कॉलोनीज़। दो टर्म्स में इम्पोर्टेंट हैं, कॉलोनीज़ एंड सोशल सिस्टम। ठीक है। और उसमें अपन ने सोशल सिस्टम में बात की थी, भाई कास्ट सिस्टम होता है, कॉलोनी के अंदर रहते हैं। अब है अपन आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। आइडेंटिफिकेशन में अभी मैंने आपको पहले दिखाया भी था कैसे अपन इसको आइडेंटिफाई करेंगे। टर्माइट्स है वो मीडियम साइज़ के सॉफ्ट बॉडीड, और कलर है वो जनरली इनका वाइट होता है। इसीलिए अपन ने स्टार्टिंग में बात भी की थी, वाइट आंट, सफ़ेद चींटी हुई चींटी की तरह से, क्रीम टू लाइट और डार्क ब्राउन इंसेक्ट। अब अपन इसकी लाइफ हिस्ट्री और लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि एक कॉलोनी के अंदर पहले कॉलोनाइजिंग इंडिविजुअल्स होते हैं और उसके बाद में एक किंग होता है, क्यून होता है और कॉम्प्लीमेंट्री कास्ट होती है। नई कॉलोनी बनाने के लिए मेनली जो इंडिविजुअल्स वर्क करते हैं, जो नई कॉलोनी बनाते हैं, वो है अपना कॉलोनाइजिंग इंडिविजुअल्स। और उसकी अपन ने बात भी की थी कि मानसून की पहली बरसात के बाद शाम के टाइम कॉलोनाइजिंग इंडिविजुअल्स मेल और फीमेल स्ट्रीट लाइट पे उड़ेंगे, मैटिंग करेंगे और उसके बाद में जो बच जाते हैं वो है नई कॉलोनी बनाएंगे, और इसको नेप्ट्यूल फ्लाइट्स भी कहते हैं। ये अपन ने पहली वीडियो के अंदर भी देखा था और यहाँ एक बार अपन और पढ़ लेते हैं। इन रेनी सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर फेवरेबल, ये यहाँ एक टर्म इम्पोर्टेंट है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों फेवरेबल होगा तभी नई कॉलोनी, ये कॉलोनाइजिंग इंडिविजुअल्स है वो बाहर निकलेंगे। कॉलोनाइजिंग फॉर्म्स लीव देयर पेरेंट कॉलोनी एज दे आर वीक फ्लायर्स, बहुत ज़्यादा मतलब इनकी उड़ने की क्षमता नहीं होती है। दे डोंट ट्रेवल ए लॉन्ग डिस्टेंस अनलेस एडेड बाय द विंड, यदि हवा है तो ये काफ़ी दूर तक चले जाएंगे, नहीं तो पास में ही है, जो भी आपकी स्ट्रीट लाइट है उसके पास ये मंडराएंगे। एज रूल पर्टिकुलर स्पीसीज स्वार्म एट अबाउट द सेम टाइम ऑफ द सीजन। ए मेंबर्स ऑफ स्वार्म कंप्राइज इंडिविजुअल्स ऑफ बोथ सेक्सेस, यानी मेल और फीमेल दोनों होंगे। दे आर अट्रैक्टेड टू लाइट वेयर दे मिक्स विद द इंडिविजुअल्स of neighboring swarms. A great majority of them fall prey to many types of predator and only few individuals survive in the end. Sooner or later survive, fall down, cast their wings and mate before uh, cast their wings and mate before or after shedding them. Both the male and female participate in a early operation of forming by a new colony and broods the galleries with the nuptial chambers. उसके बाद में है ये अपनी पूरी कॉलोनी बनाते हैं। इन द बिगनिंग ओनली फ्यू एग्स आर लेड बाय द looked after by them, early new has nymphs fed by the parents themselves. अभी अपन ने पहली वाली वीडियो के अंदर बात की थी क्यों नीचे एग लेइंग मशीन, लेकिन यहाँ क्या है, पूरा का पूरा कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल का मतलब यदि फूड की अवेलेबिलिटी है तो ये इसको अपन एग लेइंग मशीन कह देंगे, और यदि कहीं फूड की अनअवेलेबिलिटी है तो ये अपने अंडे देना कम कर देती है, यानी एक अंडा है पर सेकंड। और अभी अपन ने पढ़ा भी था 70 to 80,000, 70 से 80,000 अंडे है ये एक दिन में दे देती है। और स्टार्टिंग में है ये क्योंकि वर्कर्स और सोल्जर्स होते नहीं हैं, काम इन्हीं को करना पड़ता है, तो इसलिए है ये कम अंडे देती है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे कॉलोनी बड़ी होती जाएगी उसके बाद में फूड की अवेलेबिलिटी के आधार पे है ये अपने अंडे देना शुरू कर देते हैं। दे डेवलप फ्रॉम द वर्कर्स
and take over all brooding. During the first season, the reproductive casts are usually not produced. Gradually, the queen grows in size and number of eggs laid increases, बढ़ते जाते हैं. द एग हैच आफ्टर 1 वीक, अंडे देने के बाद 1 हफ्ते में है ये हैच हो जाएंगे गर्मियों के अंदर. और यदि सर्दियां हैं तो तब है वो इनको टाइम ज़्यादा लगेगा. द एग हैज़ आफ्टर 1 वीक ड्यूरिंग द समर एंड विद इन 6 वीक्स द लार्वी डेवलप फ्रॉम सोल्जर्स एंड वर्कर्स एज दे मे बी रिप्रोडक्टिव कास्ट और when produce mature 1 to 2 years. और उसके बाद में है द क्यून इज़ केपेबल ऑफ लेइंग मिलियन ऑफ एग्स ड्यूरिंग हर लाइफ with very difficult to estimate but probably 6 to 9 is approximate, यानी 6 से 9 ईयर्स तक है क्यून रह सकती है. द नेस्ट ऑफ द मैनी टर्माइट्स ग्रो फंगस गार्डन in the center near about the royal chamber. The fungus grows into comb-like structure and fed by royal pairs and larvae. तो ये इसकी अपन ने ब्रीफ के अंदर लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा कि 1 हफ्ते के बाद. और अभी अपन ने पढ़ा था स्टार्टिंग पहली वीडियो के अंदर कि ये ऑर्डर आइसोप्टेरा के अंदर आती है. मीन्स इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है. इनकम्प्लीट का मतलब है जो स्टेजेस होंगी वो होंगी एग, निम्फ एंड एडल्ट. एग है वो लगभग 1 हफ्ते में हैच होते हैं और इसके बाद में जो ये जो रिप्रोडक्टिव कास्ट है वो लगभग 1 से 2 साल तक रहती है, यानी सोल्जर्स और वर्कर्स. और ये जो क्यून है वो लगभग 6 से 9 साल तक रहती है. अब अपन इसके होस्ट प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. अपन ने बात की थी कि होस्ट जो टर्माइट है जनरली है ये सेल्यूलोज फीडिंग होती है. सिंस टर्माइट्स आर वुड फीडिंग इंसेक्ट्स एंड दे ईट अवे द रूट्स ऑफ द एनी प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर है सेल्यूलोज होता है. और बिल्डिंग्स के अंदर भी ये जहाँ इनको थोड़ा हल्का फुल्का भी कहीं भी सेल्यूलोज मिल जाता है तो ये इनका अटैक हो जाता है. डैमेज, नुकसान कैसे पहुंचाती है? नुकसान है ये वर्कर्स पहुंचाते हैं. इनमें बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के माउथ पार्ट्स होता है और ये स्टार्टिंग के अंदर है पूरी स्टार्टिंग में जड़ को खाती हैं, उसके बाद में पूरी जड़ को ये नुकसान पहुंचाती हैं. और अभी बात की थी अपन ने कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लाखों की संख्या में होती हैं. और जो क्यून है वो लगभग 70 से 80 हज़ार अंडे पर डे के हिसाब से देना शुरू कर देती है. तो ये बहुत ही डेंजरस इंसेक्ट है. द डैमेज इज लार्जली डन बाय द वर्कर्स हु आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग द एंटायर कम्युनिटी. द लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द inflicting the damage. The termite lives on cellulose which is obtained from the dead and living vegetables. Besides all kinds of crop, कोई क्रॉप ऐसी नहीं है जिसमें टर्माइट नहीं लगती हो. सब की सबको टर्माइट नुकसान पहुंचाती है. इसके अलावा ये वुडवर्क को नुकसान पहुंचाती है, बिल्डिंग फर्नीचर को नुकसान पहुंचाती है, वेयर हाउसेज में ये नुकसान पहुंचाती है. जहाँ भी सेल्यूलोज होता है, कपड़े होते हैं, उनको सबको ये नुकसान पहुंचाती है. अब अपन बात करेंगे कि मेजर नुकसान कौन कौन सी क्रॉप्स को पहुंचाती है. तो अपन एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करते हैं तो इसमें मेजर नुकसान है वीट, बार्ले, ओट, मेज, पेडी, पल्सेस, कॉटन, ग्राउंडनट, शुगरकन. और इसमें भी अपन जाते हैं तो मेन ये नुकसान पहुंचाती है वीट एंड शुगर केन को. और उसके बाद में है ग्राउंडनट को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाती है, पल्सेस को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, कॉटन को भी ये नुकसान पहुंचाती है. प्लांटेशन क्रॉप्स के अंदर टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट. फ्रूट ट्रीज़ के अंदर मैंगो, एप्पल, बेर, यानी लगभग सारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है. और यदि प्रॉपर पानी नहीं दिया जाए तो कई बार है पूरी की पूरी फसल ही नुकसान हो जाता है. पूरा का पूरा पेड़, जैसे मैंगो का पेड़ है 20 साल पुराना, 25 साल पुराना है, वो उसको पूरे को अंदर से यदि टाइम पे यदि उस पर न्यूट्रिएंट्स और पानी नहीं दिया जा रहा है
तो पूरे के पूरे को खोखला कर देगी, खा जाएगी। और इसके बाद में है आपका गार्डन प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचाती है। और जो अपन वेयर हाउसेज हैं और घर हैं उनमें सबको ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये अभी अपन ने बात की लाइफ साइकिल की, होस्ट प्लांट्स की और डैमेजेस की। ये अपना दूसरा वीडियो है। अब तीसरे वीडियो के अंदर है अपन मैनेजमेंट की बात करेंगे।